वैसे बच्चे में वो नोटिस करेंगे कि वो बच्चा लाइट को फॉलो नहीं करता है। अगर आप उसको लाइट दिखाएंगे वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं। बट सर्जरी करने के बाद भी विजुअल रिकवरी जो होता है ना, वो सिर्फ 10% बच्चे में आ पाता है, सिर्फ 10%। 90% पेशेंट आफ्टर सर्जरी भी ब्लाइंड हो जाते हैं। इट्स वेरी वेरी साइड थ्रेटनिंग डिजीज। अब मैम, अगर बच्चा रोशनी की तरफ देखने से अपनी आंखें चुराता है और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है, तो क्या ये इन्फेक्शन है या कुछ और हो सकता है? देखिए, ये जो वाटरिंग पानी स्टोर से कोई भी दवा ले लेते हैं, तो ऐसे अननेसेसरी स्टेरॉयड ड्रॉप यूज करने से बच्चे को कैटरैक्ट होने का चांस रहेगा, बच्चे को ग्लाकोमा होने का चांस रहेगा। अभी बहुत सारे ऐसे मदर होते हैं ना, जो बच्चा हुआ और ब्रेस्ट मिल्क आंख में डाल दिया या फिर हनी डाल दिया, ऐसे ये सब भी नहीं डालना है। तो मैम, ये जेनेटिक हो सकता है क्या? मदर को प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हुआ हो किसी भी टाइप का, तो ज़्यादा रिस्क होता है वो मोतियाबिंद होने का जेनेटिक से। ठीक है, तो इन्फेक्शन मदर को भी अपना एंटीनेटल टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में इन्फेक्शन से बचना है। बहुत सारे रूबेला होते हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चों को कैटरैक्ट करा देता है। तो अगर आप भी माता पिता हैं तो ये वीडियो देखना जरूरी नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है बिना दर्द, बिना रोशनी और बिना किसी शिकायत के एक बीमारी आपके बच्चे की आंखों की रोशनी ले सकती है। जी हाँ, भारत में ऐसे कई छोटे बच्चे हैं जो बहुत छोटी सी उम्र से अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। कुछ इसलिए क्योंकि सही वक्त पे बीमारी पता नहीं चल रही है, तो कुछ इसलिए क्योंकि सही वक्त पे इलाज नहीं मिल रहा है, और कुछ इसलिए क्योंकि हम और आप छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आपके बच्चे की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें किसी खतरे का संकेत है? तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे सिर्फ 30 दिन के नियम से आप अपने बच्चों की आंखों की रोशनी बचा सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिव्य प्रभा मैम, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो मैम, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आरोपी क्या है और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो आजकल हम देख रहे हैं कि आरोपी के प्रॉब्लम्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि आरोपी होता क्या है। आरोपी हमारी जो बचपन में आंखें जो बनती है, उसको बनने में 40 वीक्स के जेस्टेशन में बनती है। जब बच्चा 40 वीक्स का एज का होता है तब उनकी आंखें कंप्लीट फॉर्मेशन होती है। बट इन केस अगर कोई बच्चा टाइम से पहले पैदा ले लेता है, वैसे बच्चों में जो रेटिना है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता है, और जो इनकम्प्लीट रेटिना होता है उसका प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण वो रेटिना डैमेज हो जाता है और स्लोली आंख की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे अब मैं आती हूँ, क्यों राइज हो रहा है। पहले हमारे पास बहुत बेहतर सुविधाएं नहीं थी। आजकल NICU की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में आजकल IVF जो उसकी फैसिलिटी भी बहुत बेटर हो गई है। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स भी आ गए हैं जो कि ऐसी जो बीमारियां जो पहले बहुत कॉमन थी, आजकल वो कम हो गई है क्योंकि प्रॉपर विटामिन सप्लाई ये सब हो रहा है। बट ये बच्चे को, जो प्रीमैच्योर बच्चे को आजकल हम सेव कर पा रहे हैं, जो पहले जो सेव नहीं कर पा रहे थे। अगर प्रीमैच्योर बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनकी रेटिना कंप्लीट फॉर्म नहीं रहेगी, उनको आरोपी होने के रिस्क रहते हैं। सिर्फ प्रीमैच्योरिटी ही एक कारण नहीं है। इसके लिए 1 2 3 4 का रूल आप लोग याद रखेंगे। 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप अगर कोई बच्चा टाइम से पहले पैदा लेता है, प्रीमैच्योर है, उसका एज जो है वो 34 वीक्स, 1 2 3 4 का 34, लास्ट के 3 डिजिट 34 वीक्स में पैदा ले रहा है। अगर वो 2 kg से कम है उसका वेट, तो वैसे बच्चे को 30 डेज के अंदर आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैम, जैसा हम कहते हैं कि जो NICU है वो बच्चों का जीवन बचाता है, तो क्या मैम उसकी जो लाइट्स होती है वो बच्चों की आंखों को इफेक्ट करती है? देखिए, NICU जीवन बचाता है, उसकी लाइट जो है वो रेटिना पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आरोपी हो रहा है वो बच्चे, क्योंकि वो टाइम से पहले पैदा ले रहे हैं, इसलिए आरोपी का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लाइट के वजह से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। ओके,
तो मैम किस एज के बच्चों में मतलब हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं कि हाँ मतलब हमें दिखे कि हाँ उस बच्चों को ये मतलब आरओपी का इशू है? अगर जो बच्चे भी अगर वो 34 वीक से पहले पैदा ले रहे हैं, या फिर अगर वो टाइम पे भी पैदा ले रहे हैं, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन मिला है, बहुत सारे बच्चे जो हैं पैदा लेते ही एनआईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन होता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, या इन्फेक्शन हो गया है पोस्ट बर्थ, ऐसे बच्चे को आरओपी स्क्रीनिंग एक रेटिना डॉक्टर के पास जरूर कराना चाहिए 30 दिन के अंदर, क्योंकि ये बीमारी जो होती है बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती है। इवन अगर आप थोड़ा भी 1 वीक 2 वीक जो है ना, वो बच्चे को ब्लाइंड कर सकता है। तो मैम हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को आरओपी है? नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको रेटिना डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना ही है। अगर आरओपी एकदम लास्ट, एक्चुअली आरओपी जो होते हैं ना उसके 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? तो अगर आरओपी एक लास्ट स्टेज 5 में चला जाता है तो थोड़ी-थोड़ी व्हाइटनिंग शुरू हो जाती है। जो हमारा ब्लैक पोर्शन कॉर्निया देख रहे हैं उसमें थोड़ी व्हाइटनिंग शुरू हो जाती है। तो आप समझेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ आरओपी। उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे को आरओपी है। इसीलिए उसको टाइम से चेक कराना है। और कभी-कभी जो पेरेंट्स नहीं चेक कराते हैं, बहुत सारे इनको आइडिया नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, अगर वो चेक नहीं कराते हैं तो फिर बर्थ के 3-4 मंथ्स हो जाते हैं। वैसे बच्चे में वो नोटिस करेंगे कि वो बच्चा लाइट को फॉलो नहीं करता है। अगर आप उसको लाइट दिखाएंगे वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं। तो मैम ये किस मतलब ये कौन से एज तक ही पॉसिबल है कि आप इसका इलाज कर सकते हैं? यूजुअली अगर कोई बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हम इलाज करते हैं ना, अगर बच्चे कोई आरओपी के हमारे पास आते हैं तो हमारे पास या तो आँख के अंदर हम इंजेक्शंस लगाते हैं, या फिर जो एरिया डैमेज रहता है उस एरिया को हम लोग लेजर करते हैं, सो दैट जो बेटर एरिया है वो हम प्रिजर्व करें। लास्ट रिजॉर्ट होता है कि हम सर्जरी करें, बट सर्जरी करने के बाद भी विजुअल रिकवरी जो होता है ना, वो सिर्फ 10% बच्चे में आ पाता है, सिर्फ 10%। 90% पेशेंट आफ्टर सर्जरी भी ब्लाइंड हो जाते हैं। इट्स वेरी वेरी साइड थ्रेटनिंग डिजीज। और मैम हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वो जो 10% बच्चे जो आरओपी से ठीक हो पा रहे हैं, हाँ। तो उनको उसके सर्जरी के बाद भी कुछ चेकअप्स है जो रेगुलर करवाने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो बच्चे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाते हैं, उसके लिए हम जब सर्जरी करते हैं ना तो वापस रीडिटैचमेंट के रिस्क भी रहते हैं, वापस से भी कुछ किसी एरिया में एक्टिविटी रीएक्टिवेशन ऑफ डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा उसको रीचेकअप तो कराते ही रहना। हमारे भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हम 1 ईयरली चेकअप पे बुलाते हैं पेशेंट, इवन दे आर वेरी गुड डूइंग वेल आफ्टर लेजर, स्टिल उसको 1 ईयरली तो हम देखते ही हैं। मैम कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो गरीब होते हैं, तो हम भी जानते हैं कि गरीब पेरेंट्स के भी प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, तो वो ये सब इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत हाई ज़्यादा मतलब इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत सरकार ऐसी कौन सी योजनाएं है भारत सरकार की जो बच्चों का फ्री में इलाज करे आरओपी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएँ, जैसे रिम्स है एक। सेकंड ऑप्शन ये है कि बहुत सारे अभी आयुष्मान भारत से लिंक होते जा रहे हैं। आयुष्मान भारत से टाई अप वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी वो लोग आयुष्मान भारत के अंदर कवरेज है लेज़र ट्रीटमेंट का और सर्जिकल ट्रीटमेंट का। तो या तो फिर आयुष्मान भारत से जो टाई अप हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएँ, या फिर एम्स दिल्ली। और मैम अगर बच्चा रोशनी की तरफ देखने से अपनी आंखें चुराता है और उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली पानी गिर रहा है, तो क्या ये इन्फेक्शन है या कुछ और हो सकता है? देखिए, ये जो वाटरिंग पानी जो गिरना आँख का होता है और लाइट नहीं देख पाना है, इसके ये दोनों बीमारी के लक्षण होते हैं। पहला ये तो इन्फेक्शन के कारण भी होता है, और सेकंड कि कभी-कभी पेशेंट को बाय बर्थ उसको ग्लाकोमा होता है, जिसमें ये जो कॉर्निया है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसको बुफ्थाल्मोस बोलते हैं, बड़ी-बड़ी आँखें हो जाती है उनकी। वैसे कंडीशन में भी वो लाइट सेंसिटिविटी नहीं बर्दाश्त करते हैं। उसके अलावा कुछ रेटिनल डिजीजेस भी ऐसे हैं, उसमें भी बच्चा लाइट को नहीं देख पाता, उसको अवॉइड करता है लाइट देखना, क्योंकि उन जो लाइट देखने में हमारे आई के अंदर रॉड्स एंड कोन्स सेल होते हैं, वो बने हुए नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इमीडिएटली जाना है। और मैम 30 डेज रूल ऑफ 30 डेज ऐसे 30 दिन के कौन से नियम है जो प्रीमेच्योर बेबीज को आरओपी से बचा सकते हैं?
इसीलिए क्योंकि अगर बच्चा 34 वीक से पहले पैदा लिया है तो हम लोग उनको 30 डेज में वापस से चेकअप करते हैं। 30 डेज में वापस से चेकअप करके हम चेक करते हैं कि उनका रेटिना जो है वो नॉर्मल की तरह बन रहा है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली बनने के लिए 40 वीक्स चाहिए। अगर वो नॉर्मल बन रहा है, अगर वो बन रहा है नॉर्मल, तो हम उसको वापस ऑब्जर्व करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मैं उनको वीकली देखती हूँ, एवरी वीक पे उनका चेकअप करती हूँ और एवरी वीकली उनका रेटिना कैसे बन रहा है उसका वेट करती हूँ। अगर उसका प्रोग्रेशन जो वेसल्स बनता है रेटिना नॉर्मल है तो हम लोग ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बट ऑब्जर्व करते हैं टिल द पॉइंट कि रेटिना कंप्लीटली बन गया हो और उसमें कोई बीमारी वाला फर्दर बन न रहा हो। अगर फर्दर बनना बंद हो गया देन ओनली इट इज आरओपी और फिर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अदरवाइज हम लोग ट्राई करते हैं कि बेबी का वेट बढ़ाएं, जितना अच्छा वेट बढ़ाएंगे उतना अच्छा बेबी का डिजीज जो है वो रिग्रेस होना शुरू होगा। वेट बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर। इनफैक्ट मैं एक बता रही हूँ, मेरे पास एक बच्ची भी आई, उनको बहुत सिवियर मतलब एकदम रेटिना बना ही नहीं था, लिटरली 30-40 डिग्री तक बना हुआ था। उसको मैंने ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व कर करके वो बच्ची जब आई थी वो 33 वीक्स पे थी, उस ऑब्जर्व करके वो 56 वीक तक ऑब्जर्व किया विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कंप्लीटली रेटिना बन गया। उसके बाद जब वो 46 वीक पे बच्चा 6 kg का हो गया था। इसलिए वेट बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों का। जी मैम। और मैम हमारे भारत में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है हर बीमारी के लिए कि लोग ऐसे ही पर्ची लेके जाते हैं या बिना पर्ची के भी किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा ले लेते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर वो देख रहे हैं कि उनके बच्चों के आँख से पानी आ रहा है या कुछ इश्यू हो रहा है, तो वो नॉर्मल कोई स्टेरॉइड या फिर वो क्या बोलते हैं आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चों को? देखिए बचपन में क्या होता है ना, जब छोटा बच्चा हो या फिर ग्रोइंग एज हो तो हमारे बॉडी सारे जो है इमेच्योर रहते हैं, इनफैक्ट आई भी कंप्लीटली फॉर्म नहीं रहता है। तो ऐसे अननेसेसरी स्टेरॉयड ड्रॉप यूज करने से बच्चे को कैटरैक्ट होने का चांस रहेगा, बच्चे को ग्लाकोमा होने का चांस रहेगा। इसीलिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप्स नहीं यूज करना है, ना केवल ड्रॉप्स। अभी बहुत सारे ऐसे मदर होते हैं ना, जो बच्चा हुआ और ब्रेस्ट मिल्क आंख में डाल दिया या फिर हनी डाल दिया, ऐसे ये सब भी नहीं डालना है। मैं बता रही हूँ, एक आरओपी का बच्चा आया मेरे पास, उस आरओपी उसको ऑलरेडी था, उसके बाद मैंने उसका लेजर किया, पेशेंट वाज डूइंग वेल। उसके बाद वो बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। आई थॉट कि मैंने आरओपी किया, क्यों इन्फेक्शन क्यों हो गया। जब मैं वापस उसकी मदर से हिस्ट्री ली तो उसकी मदर एवरीडे ब्रेस्ट मिल्क आंख में डाल रही थी। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क, हनी, ये कुछ भी विदाउट डॉक्टर के ये तो डालना ही नहीं है। आई ड्रॉप्स भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं डालना है खुद से, क्योंकि कैटरैक्ट और ग्लाकोमा कराता है ये स्टेरॉयड ड्रॉप्स। और मैम सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए सफ़ेद मोतिया जो होता है वो एक जो हमारा मोतिया बिंदु जो हम लोग एज रिलेटेड जो ओल्ड एज में मोतिया बिंदु होता है वो सफ़ेद मोतिया होता है। वो कभी-कभी क्या होता है ना कि बच्चे के जन्म के साथ बच्चे को भी वो मोतिया हो जाता है। तो मैम ये जेनेटिक हो सकता है क्या? जेनेटिक तो हाँ, जेनेटिक भी हो सकता है, बट जेनेटिक से ज़्यादा अगर मदर को प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हुआ हो किसी भी टाइप का तो ज़्यादा रिस्क होता है वो मोतिया होने का जेनेटिक से। ठीक है, तो इन्फेक्शन मदर को भी अपना एंटीनेटल टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में इन्फेक्शन से बचना है। बहुत सारे रूबेला होते हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चों को कैटरैक्ट करा देता है। ये सफ़ेद मोतिया होता है, लेकिन सफ़ेद मोतिया के साथ अच्छी बात ये है कि उसका ट्रीटमेंट है हमारे पास जो कंप्लीट क्योर हो जाता है। उसमें हम लोग सर्जरी करते हैं, लेंस डालते हैं। काला मोतियाबिंद जिसको हम लोग ग्लाकोमा कहते हैं, उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके लिए हमें बस प्रिवेंशन ही किया जा सकता है कि प्रोग्रेस ना करे, बट कभी भी उसको जड़ से नहीं हटाया जा सकता। सो काला मोतियाबिंद जो है फार मोर डेंजरस है सफ़ेद मोतिया। ओके मैम, आप ग्लूकोमा के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हाँ, ग्लाकोमा को ना साइलेंट किलर ऑफ आई भी बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी को ग्लाकोमा है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ग्लाकोमा उनको हो गया है। तो अगर कोई पेशेंट जिनके फैमिली हिस्ट्री में इवन ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या उनके फादर, किसी को भी मदर, किसी को भी ग्लाकोमा है, तो वैसे पेशेंट को अपना आई चेकअप एवरी ईयरली मैंडेटरी है कराना, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क होता है, उनको 3 to 4 टाइम्स रिस्क होता है कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी ग्लाकोमा होने का। और जिनके पेरेंट्स को नहीं है और अगर वो आई चेकअप में कोई डॉक्टर ने बोला कि अगर मेरे को ग्लाकोमा
जैसा लग रहा है, कोई डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो भी उसको ग्लाइकोमा स्पेशलिस्ट के पास एक बार ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, स्लोली उसमें साइड का विज़न कम होना शुरू हो जाता है। साइड का विज़न कम होते-होते सेंटर में दिखते रहता है, बट साइड से कम होते जाता है। इसलिए पता नहीं चल पाता है पेशेंट को। और मैम ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें ऐसा मतलब ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे पता चले कि उनको ग्लूकोमा का इशू है? क्योंकि वो तो नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ स्ट्रेट दिख रहा है, साइड्स का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वो कैसे बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को, या उसके पेरेंट्स कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ों को? देखिए, अगर एक एक तो ये जो कॉर्निया देख रही है ना, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन जो आई का होता है, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया का साइज़ आप देखेंगी बहुत बड़ी-बड़ी हो, वो समझ में आपको आ जाएगा देख के कि ये नॉर्मल तो नहीं है, आँखें बहुत बड़ी-बड़ी लग रही है। अगर ऐसा जन्म लेते ही कोई बच्चा का है, तो इमीडिएटली उसका चेकअप कराना है, अगर नहीं कराएँगे तो बच्चा ब्लाइंड हो जाएगा। इसलिए इमीडिएटली कराना है। उसको बुफ्थाल्मोस भी बोलते हैं, तो अगर वैसा कोई लक्षण है, तो इमीडिएटली चेक कराना है। उसके अलावा आई में रेडनेस हो रहा है, वाटरिंग हो रहा है, बच्चा आँख बहुत मसल रहा है, रोशनी से भाग रहा है, रोशनी डाल रही है तो उसको अवॉइड कर रहा है, ये सब अगर कुछ बच्चा शो करे लक्षण, ये तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऐसे 5 से 6 चीज़ें हमें बताइए, जो प्रेग्नेंट मदर जो है अपने प्रेगनेंसी में उस चीज़ों को ध्यान रखे जिससे उनकी बच्चों की आँखों को इतनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट ना हो। जो जेनेटिक है उसका तो कुछ नहीं किया कुछ जा नहीं सकता किया है, जा पर सकता है। बाकी चीज़ें हाँ, श्योर। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले। अगर मदर का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो बच्चे का न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं रहेगा। अगर मदर का प्रॉपर वेट गेन नहीं होगा, तो बच्चा भी अपना वेट गेन कम वेट का रहेगा। अगर बच्चा 2 केजी से कम रहेगा, आरओपी पे का रिस्क रहेगा। इसलिए पहला तो वेट गेन पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन अच्छा करना है और साथ में इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि बहुत सारे मैटरनल इन्फेक्शन जो है वो फीटस में पास करते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन जो होता है वो भी बहुत कॉमनली जो है वो बच्चों में पास होता है। उसके अलावा भी मैंने बताया कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे रूबेला एक बहुत कॉमन जो है मदर को हो जाता है, तो बच्चे को कैटरेक्ट के साथ बच्चे होते हैं। कैटरेक्ट के साथ साथ उनका हार्ट प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम तीनों के साथ लेके आते हैं वो बच्चे। तो वो बहुत बच्चे के लिए अभी पैदा लिए और इतने सारे प्रॉब्लम उनको ऑलरेडी हो गया, बिकॉज़ क्योंकि मदर को इन्फेक्शन हो गया था। दैट इज़ सो मतलब बैड ना। तो वो अपना टेक केयर, हाइजीन का भी टेक केयर करना है, न्यूट्रिशन का टेक केयर करना है, इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकेशन ऐसे हैं जो बच्चे को कैटरेक्ट करा सकता है। तो प्रेगनेंसी में विदाउट डॉक्टर एडवाइस का कोई ओरल टैबलेट भी नहीं खाना है। ठीक है, बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट करा देते हैं, बहुत सारा ऐसा आई रिलेटेड होता है कि उनको क्रैनियोसाइनोस्टोसिस पूरे स्कल बने नहीं रहते हैं, आँख बने नहीं रहते हैं, तो वो सब हेरिडिटरी डिफेक्ट जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आई में हो जाता है। बहुत लोग का ऐसा बच्चा ऐसा होता है कि आँख दोनों बनते ही नहीं है, एनॉफ्थैल्मोस बोलते हैं, या फिर स्मॉल बन जाते हैं, एकदम छोटी-छोटी आँखें बन जाती है, उनको बस इतना दूर ही दिखता है। तो इसलिए ड्रग का यूज़ सोच समझ के करना है प्रेग्नेंट, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में बहुत ज़रूरी है। मैम आजकल हमने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मेल फीमेल दोनों, मदर फादर दोनों। तो वो अपने बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप वगैरह दे देते हैं कार्टून्स वगैरह देखने के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि अभी तो इतना छोटा बच्चा है, क्या ही आँख में इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि उतने छोटे बच्चों की आँख कैसे इफ़ेक्ट हो सकती है वो सारे गैजेट से? देखिए, अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है, तो स्क्रीन टाइम शुड बी 0, 0 मतलब 0, उससे पहले नहीं देना है। उसके क्योंकि ना केवल आई डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट ही भी नहीं होता है। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हुआ, तो आप उसको मैक्सिमम 30 मिनट्स दे सकते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 30 मिनट्स कंटिन्यू या ब्रेक में? मैक्सिमम ब्रेक में 30 मिनट्स दे सकते हैं, 2 साल से 4 साल के बीच में। 4 साल से लेके 10 साल में 1 घंटे, मतलब उसके बाद थोड़ा बढ़ा सकते हैं, चलेगा, बट टिल द 4 इयर्स स्क्रीन टाइम शुड बी वेरी लिमिटेड। और मैम अब तो हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही प्ले स्कूल वगैरह में भेज देते हैं। तो टीचर्स को या जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो ऐसी कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखें कि वो भी पकड़ सके कि हाँ, बच्चों की आँखों में कुछ तो इश्यू है? हाँ, देखिए, इसीलिए जैसे मैंने आरओपी में बताया कि स्क्रीनिंग 1 मंथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है ना, उनका 1 ईयर में आई स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। पहली बात, 1 ईयर में अरेंज करें कि आई स्क्रीनिंग कराने के लिए। अगर नहीं वो हो पा रहा है, वो कराना ही चाहिए,
लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा को नोटिस कर रहे हो कि वो होमवर्क ठीक से करके नहीं ला रहा है, वो बार-बार अवॉइड कर रहा है अब आंसर देने में, वो लास्ट बेंच पे बैठना, पीछे के बेंच में बैठना अवॉइड कर रहा है, तो वैसे बच्चे को भी वो इमीडिएटली चेकअप करने के लिए उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि होमवर्क करके नहीं ले आ रहा है। क्योंकि बहुत बार बच्चे को क्या होता है, उनको बोर्ड दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि रिसेंटली बता रही हूँ, मेरे पास एक बच्चा लेके आए, उसको क्या था कि वो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, वो उनको बार-बार कंप्लेन आ रही थी स्कूल से कि ये होमवर्क करके नहीं लाता है, होमवर्क करके नहीं लाता है। लेकिन बच्चा होमवर्क तब करेगा ना जब उन्हें पता रहेगा कि बोर्ड पे लिखा हुआ होमवर्क क्या है। वो लिख ही नहीं पा रहा था। उसको उसको एक्चुअली स्टारगार्ड करके एक बीमारी होती है जो कि कौन मतलब हेरिडिटरी होती है, वो बीमारी थी बच्चे को और उसको बोर्ड दिखता नहीं था। बोर्ड दिखता नहीं था तो होमवर्क नोट नहीं कर पाता था क्या है होमवर्क, और वो स्कूल में डेली उसको टीचर परेशान करती थी और पेरेंट्स को भी बोलती थी। पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है। फिर जब फिर उसके बाद वो आए हमारे पास, फिर हमने बताया, फिर उसके बाद क्योंकि स्टारगार्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिर हमने उनको लो विजन ऐड दिया। तो मैम स्टारगर्ट जो होता है वो बच्चों को बचपन से मतलब न्यूबॉर्न होते हैं उनको होता है या एक एज के नहीं, बाद होता है? नहीं वो अर्ली एज में शुरू होता है, बट न्यूबॉर्न को नहीं होता। 10 इयर्स ऑनवर्ड स्लोली 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 प्रोग्रेस करता है, बट उसमें कोई ब्लाइंड नहीं होता है, बट ऑलवेज उनका विजन कम होता है नॉर्मल से। और मैम ये किड आरओपी और मिशन आरओपी क्या है? दोनों सेम है या अलग-अलग है? हाँ, किड आरओपी अभी एक प्रोग्राम चला रहे हैं, एक कर्नाटका गवर्नमेंट भी चला रही है, उड़ीसा में भी चल रहा है। किड आरओपी में क्या होता है कि जो अभी क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया में जहाँ पे आरओपी स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल है, वैसे जगह पे वाइड फील्ड फंडस कैमरा भेज रहे हैं। फंडस कैमरा वो होता है जिससे हम रेटिना का फोटो निकालते हैं। तो रूरल एरिया में वैसे भेज रहे हैं, और स्पेशली जो लोकल लेवल लोग हैं ना, उनको हम लोग फोटो खींचने के लिए सिखा के वो भेज रहे हैं। वो लोग क्या है, वहाँ पे जो एनआईसीयूज़ उधर में रूरल एरिया में है, वहाँ पे या छोटे-छोटे जो शहर होते हैं, वो लोग उसके फ़ोटो निकाल के उसमें डाल रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी से वो देख रहे, वो डिसाइड कर रहे हैं कि इनको आरओपी है या नहीं है, और उसके बाद जो बच्चे को उन्हें लग रहा है, वो रेफ़र कर रहे हैं। साथ में आरओपी स्पेशलिस्ट वो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो जो आरओपी स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, वो उस फ़ोटो को रिव्यू कर रहे हैं कि उसको सच में प्रॉब्लम है, नहीं है, और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, फिर उसको ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि सारे बच्चे आ नहीं पाते हैं वैसे एरिया से, और हमें आरओपी में बहुत एग्रेसिवली चेकअप करना होता है ट्रीट उसकी आई बचाने के लिए, तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत सारे स्टेट कर रहे हैं। तो मैम ये इधर हमारे झारखंड, बिहार और बाकी जगह के लोग नहीं, इसका यहाँ फ़ायदा यहाँ पे तो अभी स्टार्ट नहीं किया है तो गवर्नमेंट। मैम क्या यहाँ के लोग नहीं जा सकते हैं? इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते वहाँ जाके? उस मिशन नहीं, का? देखिए यहाँ यहाँ के जो बच्चे हैं, वो वहाँ जाके कैसे वो तो रांची आ जाएँगे दिखाने के लिए, बट वो क्योंकि वो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है उधर की, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मैम अब हम थोड़ा केस स्टडीज़ पे बात करते हैं, जो केसेज़ आपके पास आए हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 30 दिन का नियम है, उससे ऐसे कोई बच्चे जिसकी आँखें ठीक हुई हो, ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आए हों? हाँ, अभी मैं सबसे अपने रीसेंट पेशेंट का बता रही हूँ जो मैंने किया। हमें रांची के ही एक डॉक्टर ने हमारे पास, एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ने हमारे पास रेफ़र किया था। उस बच्चे का काफ़ी एग्रेसिव आरओपी था। एक्चुअली आरओपी के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। एक एग्रेसिव आरओपी होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। उस बच्चे को एग्रेसिव आरओपी था। हमने बच्चे को देखा, उसके बाद इमीडिएटली सेम डे इवनिंग में हमने लेज़र किया। 2 बजे के अराउंड हमारे पास बच्चा आया। इवनिंग में लेज़र किया। वो पेशेंट एक्चुअली गुमला से है, बट स्टिल बहुत अच्छा है। वो एवरी वीक हमारे साथ फ़ॉलो अप कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट लेज़र किया है, उसके बाद हमने देख रहे हैं कि कोई वापस से उसमें कोई एक्टिविटी तो नहीं बच रहा है। तो अभी 2 मंथ्स हो गया बच्चे का, ही इज़ डूइंग वेल, उसका हम लोग आराम से सेव कर पाए हैं, तो बहुत अच्छा है। एक और बच्चा था जिसका आरओपी जो था वो भी एग्रेसिव था। हमने उसको लेज़र नहीं करके इंजेक्शन दिया था, क्योंकि वो इंजेक्शन का पेशेंट है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आरओपी हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो हमने इंजेक्शन दिया, बच्चा थोड़ा बेटर लगा, फिर हमने वेट किया, थोड़ा और बेटर लगा, फिर हमने वेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि डिज़ीज़ थोड़ा-सा बेटर हुआ, बट आगे हो ही नहीं रहा था। ऑब्ज़र्व कर रही थी बट और अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब जितना बनना चाहिए रेटिना, आगे फर्दर बन नहीं रहा था।
तो फिर अल्टीमेटली हमको वापस उसको लेजर करना पड़ा। जो एरिया नहीं बन रहा था तो उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, वापस लेजर किया, बट नाउ बेबी इज डूइंग वेरी वेल। और मैम आजकल जो मोबाइल और टैबलेट्स वगैरह बच्चे देखते हैं, तो 6 महीने में ऐसे कितने केसेस आपके पास आ जाते हैं जिसका रीजन सिर्फ गैजेट्स है, सिर्फ मोबाइल और टैबलेट वगैरह देखने से बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम हो मैं रही है? बताऊं, सबसे ज्यादा जो बच्चे आ रहे हैं ना ओपीडी में, वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो मोस्ट कॉमन कॉज अभी यही है कि बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं, उनका मायोपिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि जब पहले के टाइम में क्या था ना, सनलाइट एक्सपोजर अच्छा था, बाहर बच्चे खेलते थे, तो फिर वो डिस्टेंस का काम ज़्यादा करते थे, तो उनका जो आँख विजन भी है, हमारी आई जो है ना, सबसे ज़्यादा रिलैक्स कब रहती है पता है? जब हम डिस्टेंस देखते हैं। और अभी के टाइम में ज़्यादा वर्क ऐसा हो गया कि हम नियर ही देख रहे हैं। आप चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, चाहे स्टडी यूज़ कर रहे हो या स्क्रीन देख रहे हो, हमेशा नियर। जब नियर करते हैं ना, तो सारे जो आई के मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओपीडी जो है अभी इसी के लिए भरी रहती है, क्योंकि वो बहुत गैजेट यूज़ कर रहे हैं। और अभी तो स्कूल्स भी ऐसे होते जा रहे हैं ना कि वो टैबलेट्स और उस पे पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो बच्चों का बाहर खेलना बंद होते जा रहा है, जो कि बहुत सही नहीं है। बच्चों को बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। ओके। और मैम जो आजकल ना मतलब ऐसा पेरेंट्स को लगता है कि मेरी बच्चे की आंखें बाकी बच्चों से थोड़ी बड़ी है, तो वो सुंदर है, ऐसा उनको लगता है। जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले बताया भी कि साइज से ज़्यादा बड़ी आंखें हो जाना भी एक इशू है आंखें खराब होने का। तो आप ऐसे कोई केस बताइए जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, मतलब दूर से देख के समझ में आ गया हो कि इशू है आइज में? देखिए, एक तो पहला जो मैं बताई, ये काला वाला पोर्शन बहुत बड़ा हो तो ग्लाकोमा होगा, तो पेरेंट्स को खुश नहीं होना है, इमीडिएटली जाना है। दूसरा, अगर आई एकदम बाहर बड़ी-बड़ी निकल के भी आ रही है ना, तो भी बहुत खुश नहीं होना है। वो देख के अच्छी लग रही है, बट एक्चुअली जब पेशेंट को पेरेंट्स को हाई मायोपिक जो रहते हैं, जिनका मायोपिया, जिनका पावर -6 डायोप्टर से ज़्यादा होता है, उनका जो ये स्क्लेरा होता है, व्हाइट वाला पोर्शन, वो इलोंगेट करता है, बड़ा होता है। जब बड़ा होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पावर में वो स्ट्रेच कर जाता है, स्ट्रेच करता है, तो आई जो है निकल के बड़ी-बड़ी दिखती है, बट लिटरली नॉर्मल के कंपैरिजन में वो काफ़ी कमज़ोर होती है। और एक तो पहले उनका चश्मा का पावर भी ज़्यादा रहना है, उसके अलावा उनका रेटिना जो है, जिसे हम देख पाते हैं, जो हमारे आँख का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो वीक हो जाता है। रेटिना में भी कोई भी चीज़ को आप ज़ोर से स्ट्रेच करेंगे तो उसमें छेद होने का डर रहेगा, तो रेटिना में भी होल होने के रिस्क रहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट होने के रिस्क होते हैं। तो जो बच्चे जिनका पावर 6 डायोप्टर से ज़्यादा है, उनको भी एवरी ईयर एक रेटिना स्पेशलिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। मैम आपके पास आरओपी के कितने पेशेंट आ जाते हैं 2 महीने के अंदर? मेरे पास एवरी डे 5-6 पेशेंट जरूर रहते हैं आरओपी। एवरी डे एवरी डे आरओपी के? नॉट ओनली डिजीज, समटाइम्स क्योंकि प्री मैच्योर हो रहे हैं, तो हम उनको ऑब्जर्वेशन पे भी रखते हैं। बहुत बार ऑब्जर्व करते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कंप्लीटली रेटिना फॉर्म में, तो इट्स ऑन वेरी हाई राइज। मैम हमें तो पता है कि हमारे भारत में प्री मैच्योर बेबीज बहुत हो रहे हैं अभी, तो आपको आइडिया है कि हम किस पोजीशन पे अभी जिसमें बच्चों की आंखें खत्म हो रही है? देखिए, अगर किसी बच्चे की आंख विजन जाती है ना, तो उसका चाइल्डहुड में अगर विजन चला जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ मोर्टेलिटी, वो पूरे लाइफ टाइम का प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो अगर चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस बढ़ता है, तो एक गवर्नमेंट पे भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट वेयर करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लाइंड होता है तो फिर उनको अलग से सपोर्ट देना होता है ब्लाइंड स्कूल में, और साथ में उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे करना चाहिए कि आरओपी है तो प्रॉपर स्क्रीनिंग कराना चाहिए, अगर ग्लाकोमा है तो प्रॉपर स्क्रीनिंग, तो कुछ भी हो बच्चों में चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए स्क्रीनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल है, और आजकल न्यूबॉर्न बेबीज और सबसे स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज में जो आंख खराब होने के लक्षण पाए जा रहे हैं, इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमें मेल करें social@prabhatkhabar.in में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।